निर्मला हाउस और ये है मिस्टर एंड मिसेस दुबे जो बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन एक दिन मिसेस दुबे की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर मिस्टर दुबे उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनका चेकअप करवाते हैं और सारी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर कहते हैं, मिसेस दुबे, आपके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो चुकी है। अभी आपको 2 महीनों की आराम की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे समय पर लेते रहिए। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस दुबे वापस घर लौट आए और तभी मिस्टर दुबे ने कहा, निर्मला, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम अब घर की चिंता छोड़ दो। हम घर के सारे कामों के लिए एक नौकरानी रख देते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें तो पता ही है ना आजकल की नौकरानियाँ कैसा काम करती है। काम कम और हाथ सफाई ज्यादा करते हैं और हमारे घर में काफी कीमती चीजें हैं। हम कैसे किसी पर भरोसा करें? नहीं निर्मला, सभी नौकरानियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, हमारे पड़ोस में जो नौकरानी काम करती है हम उसे ही नौकरी पर रख देते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे निर्मला। अगले दिन निर्मला ने पड़ोस की नौकरानी को अपने घर पर काम पर रख दिया और उसे सारे काम समझाकर निर्मला ने कहा, विमला, तुम्हें सारे काम तो समझ ही गए होंगे, बस याद रहे घर की किसी भी कीमती चीजों का नुकसान ना हो। जी मालकिन। ऐसा कहकर विमला ने उसी दिन से सारे काम करने शुरू कर दिए। विमला पूरी ईमानदारी से सारे काम किया करती और खाना भी बड़े मन लगाकर बनाया करती, लेकिन फिर भी निर्मला हमेशा उसे शक भरी नजरों से ही देखा करती और घर की कोई भी चीज समय पर ना मिलने पर उसे खूब डांटा करती। एक बार की बात है, विमला ने निर्मला को बिना बताए ही 3 दिन की छुट्टी ले ली और ये देखकर निर्मला ने मिस्टर दुबे से कहा, देखो जी, मैंने कहा था ना आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है। विमला ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अभी तो उसने बिना बताए ही 3 दिन की छुट्टी ले ली और हमारे घर से चांदी की कटोरी भी गायब है। मैं तो सोच रही हूँ उसे नौकरी से ही निकाल दूं। निर्मला, तुम खामखा चिंता करती हो। यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। और वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। ऑफिस में तो सभी विमला के खाने की काफी तारीफ करते हैं। हाँ जी, बात तो तुम्हारी भी बिल्कुल सही है। मुझे भी उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, जैसे कि उसके हाथ में कोई जादू हो। लेकिन मेरी चांदी की कटोरी का क्या? अगले दिन विमला फिर घर पर काम करने आ जाती है। उसे देखकर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या बात है विमला, कल तुमने बिना बताए ही छुट्टी ले ली। तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। पता है तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। लगता है तुमने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरी चांदी की कटोरी कहाँ पर है? वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। निर्मला की इतनी बातें सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते वो कहने लगी, मालकिन, आपकी चांदी की कटोरी तो मैंने टेबल के नीचे ही रख दी थी। उस दिन सफाई करते वक्त मुझे मिली। विमला तुरंत ही किचन में जाकर निर्मला को वो कटोरी लाकर दिखाती है। निर्मला को अपनी कही हुई बातों पर बहुत पछतावा होता है और वो विमला के आंसू पोंछते हुए कहती है, विमला, अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ? 3 दिन क्यों नहीं आई? घर पर कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं मालकिन, बात ही कुछ ऐसी है। कल मेरे बेटे की तबीयत काफी खराब थी तो मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। घर की सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही निभानी पड़ती हैं। तो विमला, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पति तो होंगे ना? जी मालकिन, है तो, पर क्या हुआ विमला, खुल के बताओ। पर मालकिन, मेरे पति घर की कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। दिन भर सिर्फ शराब पिया करते हैं। ये सब सुनकर निर्मला को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। विमला की यह परिस्थिति देखकर निर्मला ने कहा, मुझे माफ करना विमला, मैं तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं मालकिन। विमला, मैं चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे मालकिन? तुम बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हो। तुम चाहो तो तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर भी दिला सकती हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी होगी मालकिन। नहीं विमला, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला और विमला ने मिलकर खाना बनाने के ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। निर्मला ने शादी ब्याह जैसे बड़े बड़े सम्मेलनों से खाना बनाने का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और विमला ने भी हर जगह बड़े मन लगाकर खाना बनाया और हर जगह विमला के खाने की काफी तारीफ होती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में विमला को और भी ऑर्डर मिलने लगे।
अब उसे लगभग हर दिन एक ऑर्डर मिला करता था और कुछ ही दिनों में विमला एक नौकरानी से मालकिन बन गई। और ऐसा होते ही विमला ने निर्मला से कहा, धन्यवाद मालकिन, आपने मेरे अंदर के हुनर को पहचाना और मुझे आज इस काबिल बनाया। नहीं विमला, आज तुम जो कुछ भी हो ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और हाँ, आज से मैं तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त हूँ। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां खुशी से खिलखिला उठी। तो देखा दोस्तों, किस तरह निर्मला ने विमला के अंदर के हुनर को पहचाना और उसे कामयाबी का एक रास्ता दिखाया, और विमला ने भी पूरी मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एक गांव में रोहन तरबूज का व्यापारी रहा करता था। रोहन बहुत लालची था। किसान के पास बहुत कम दाम में तरबूज लेके बढ़े हुए दाम से वो ट्रक में तरबूज भर के शहर की तरफ रवाना करता था। रोहन खराब और दबे हुए तरबूज को किसी राजेश नाम के ठेले वाले को बेचा करता था। एक दिन राजेश, साहब, आप मुझे 2 नंबर का तरबूज दे रहे हैं। लोग इसे ठीक से खरीद नहीं पा रहे। थोड़े अच्छे फल दीजिए ना सर। अरे, लागत लगा के तरबूज खरीदने के लिए तेरे पास कौड़ी भर का पैसा नहीं है। दोस्त समझ के तुझे उधार दे रहा हूँ, तू उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। अब से मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। कल से तू पैसे लेके आ और खरीद के लेके जा। राजेश उदास होकर घर वापस आया। बाहर खड़ी उसकी पत्नी, क्या है जी, इतना जल्दी घर वापस आ गए? आज शाम को फल बेच के सामान लेके आएंगे बोले थे ना। अंदर बच्चे भूख के मारे आपकी राह देख रहे हैं और आप है कि खाली हाथ वापस आ गए। रोहन बोला कि पहले पैसे भरो, बाद में तरबूज लेके जाओ। कर्जे पर लेने पर खराब तरबूज दे रहा है रोहन। वो लोगों को बेचने के लिए मुझे ही बुरा लग रहा है। अब मेरे पास ठेले के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं अभी जाके इसे बेचकर सामान लेके आऊंगा। रुकिए, मेरे मायके वालों ने दी हुई चांदी की पायल पड़ी हुई है, उसे बेचकर सेठ के पास से तरबूज खरीदिए। हम व्यापार छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? हमारे पास इस ठेले के अलावा कुछ नहीं है, इसे कभी मत बेचना। राजेश ने उस चांदी की पायल को सोने की दुकान में जाकर बेच दिया और दुकान वाले से पैसे लिए। वो खाली ढेले को धकलते हुए पड़ोस के दुकानदार के यहाँ गया। उतने में एक बूढ़ा आदमी सड़क के पास बैठा हुआ था। क्या हुआ दादाजी, ऐसे क्यों सड़क के पास बैठे हैं? मेरे पैर में मोच आ गई है बेटा। मुझे मेरे गांव जाना है। मेरे पैर से मुझे चलना नहीं हो पा रहा है। इस रास्ते से गुजरे सभी वाहनों को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की बेटा। आओ आओ दादाजी, आके मेरे गाड़ी में बैठो, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। ऐसा कह के राजेश उसको ठेले पे बिठा के लेके जाने लगा। मेरा गांव आ गया है बेटा, गाड़ी यहीं पर रुकाओ बेटा। राजेश चारों तरफ देखकर, यहाँ पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यहाँ गांव कहाँ है दादाजी? दादाजी ठेले से उतर के, मेरा गांव उन पेड़ों के पीछे है बेटा। मुझे और एक मदद कर सकता है बेटा? मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे होंगे तो दे दो बेटा। राजेश कुछ देर सोचने के बाद उसके पास पड़े हुए पैसों को दादाजी को दे दिए। बूढ़े दादाजी ने उसमें से 10 रुपए राजेश को वापस दिया। बेटा, इस पैसों से तरबूज खरीदो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। एक तरबूज खरीद के मैं क्या करूँगा? वैसे मैंने आपको तो नहीं कहा कि मैं तरबूज का व्यापार कर रहा हूँ। ऐसा कहते वक्त वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। राजेश आश्चर्य हो गया। तुरंत सेठ के पास जाकर राजेश ने एक तरबूज खरीदा। क्यों रे, इस एक तरबूज का तू करेगा क्या रे? मुझसे ही पंगा लिया ना, अब तेरी जिंदगी खत्म। जाके इसको काट के खा।
राजेश ने उस तरबूज को एक थाली में डाला। वो गांव लौट के आया। इसका करना क्या है, ऐसा सोच के उसे तरबूज को ठेले के ऊपर रखा। तुरंत वो तरबूज बड़ा बन गया। वो उसे देखकर आश्चर्य हो गया। राजेश उसे ठेले पे लेके जाते वक्त सभी लोग उसे देख के आश्चर्य हो रहे थे और राजेश की ओर देखने लगे। राजेश ने अपना ठेला बीच में ही रोक दिया और उस तरबूज को चाकू से काटने लगा। उसके टुकड़ों को प्लेट में रखकर लोगों को बेचने लगा। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग भागते हुए आए और उस तरबूज को खरीदने लगे। शाम तक राजेश ने उस तरबूज को पूरा बेच दिया। घर पर आने के बाद पत्नी को उसने 5,000 रुपए दिए और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया। अब रोज राजेश रोहन के पास से ही तरबूज खरीदता था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तरबूज ले जाके गांव के बीच में राजेश अपने ठेले पे रखता था और वो तरबूज बड़ा बन जाता था। आसपास के गांव वाले भी आके तरबूज को खाने के लिए लाइन लगाते थे और राजेश ऐसा करके बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार ये सब रोहन ने देखा। ओहो, तो ये सब महिमा उस ठेले में है। उसे मुझे आज रात ही चोरी करना होगा। उस रात रोहन ने उस ठेले को राजेश के घर से चुराया। वो ठेले को अपने घर के सामने रखकर अपने पत्नी से बोला, अरे भगवान, इस गाड़ी में जो भी डालोगे वो 100 गुना बड़ा हो जाता है। तू जाकर अपने घर में रखा सारा सोना लेकर आ। वैसे ही वो अंदर गया और सोने की हार, सोने की चूड़ियाँ, सोने की बिस्किट्स और जो भी महंगा सामान था वो उन लोगों ने लाकर ठेले पे रख दिया। रोहन और उसकी पत्नी वो सब सामान की तरफ आतुरता से देखने लगे और बात खत्म। वो सब गायब हो गया। रोहन चौंक गया। तब उसकी पत्नी बोली, लालच में आके इतने सालों से कमाए सभी चीजों को खो दी। अब यहाँ बैठकर रोइए। रोहन सर पकड़ के बैठ गया। वो ठेला खुद ही चल के राजेश के घर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।